हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया सब। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और उसके हाफ लाइफ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ। सॉरी, 2-3 दिन गैप हो गया बीच में क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, बट नाउ आई एम ओके और अब रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको समझाई थी, प्रीवियस वीडियो आपको पढ़ाई थी, ठीक है, उसमें हमने ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बताया था क्या होता है, उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और फिर हमने हाफ लाइफ और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, और फिर हमने एग्जाम्पल्स बताए थे। तो सेम पैटर्न यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का भी रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि दो काइनेटिक्स के पूरे डिटेल में हमें पढ़ना है, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और उनके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन दोनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स में, ठीक है, इन दोनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। तो आपको ये दोनों बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और मैक्सिमम पूरे चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आता है तो इन्हीं दोनों से आता है, ठीक है। यानी इन दोनों टॉपिक्स को आपने तैयार कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया और इनके क्वेश्चंस लगा लिए तो आपको अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो आसान है, कुछ ऐसे ही टॉपिक्स हैं जिनको बस आपने पढ़ लिया तो फिर आसानी से आप नंबर गेन कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री आपको नंबर गेन करा सकता है, अच्छे से नंबर गेन करा सकता है, ठीक है। तो पहले ही ऑर्गेनिक पे मत भागा करो, पहले फिजिकल खत्म कर लो अच्छे से, ठीक है। ये नंबर गेनिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तो आराम से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। समझ में क्लियर हुई? आगे बढ़ें, ठीक है। तो आप आगे हम जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसको पढ़ने वाले हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। डेरिवेशन मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं बताता हूँ ना कि डेरिवेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। डेरिवेशन केवल मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे डेराइव कर रहे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट केवल इक्वेशन है। इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? चलो आगे बताते हैं, समझाते हैं आपको। समझ के समझ को समझो, समझना एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ है। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस लगाएं कि नहीं आप लोग? लगा लो भाई, ठीक है। चलो, तो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हमने पढ़ लिया था, इसके जो भी ग्राफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है भाई? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब जैसे ही हम सुनते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमें सिंपल सा दिमाग में आ जाना चाहिए, कि सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए कि n जो होगा वो 1 होगा। n क्या होता है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ठीक है। जहां x + y मैंने बताया था रेट लॉ में कि x + y = n होता है, यही n तो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही तो डिफाइन करेगा कि कौन सा ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड, और कोई मेथड नहीं है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में, और मान लिया, लेट कर लिया कि ये कौन सी रिएक्शन है? ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हमें क्या करना है? हमें इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल के फॉर्मूला बनाना है और उनसे रिलेटेड जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो करने हैं, और उन्हीं से रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करना है। फिर ये टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा और हम एबल हो जाएंगे कि हम एग्जाम में बैठ सकें और इनके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो इसका मतलब ये है कि पावर में कितना आएगा? 1 आएगा। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर में अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कहता था कि रिएक्टेंट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के, उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन
पावर में क्या आएगा ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ के लिए 1 है तो 1 रख दिया पावर में, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा k, और k r इज इक्वल टू बन जाएगा, पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा r इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। ये कैसे आया, ये रेट लॉ से आता है, ठीक है। लेकिन रेट को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं भाई, हमने बताया था स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेट को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो भी चेंजिंग कैसे होगी, निगेटिव। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, कम होती है। तो भाई जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव, क्योंकि फाइनल कम होगा और इनिशियली वो ज़्यादा था, डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो इनिशियली ज़्यादा था, फाइनली कम हो रहा है, इसलिए जब हम चेंज निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो निगेटिव आएगी वैल्यू, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो r इज इक्वल टू, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन सकता है इसके डिफिनीशन से, ठीक है। तो इसको मान लो दूसरा इक्वेशन। अब इन्हीं इक्वेशन से हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसका बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ गए। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में लिखने को आता है तो आप इतनी चीज़ें लिख सकते हैं। पहले रिएक्शन लेकिन डिफाइन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। रिएक्शन बताया और मान लिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उससे रिलेट करते हुए रेट लॉ लिख दिया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, ठीक है, टाइम के साथ, ठीक। अब इन्हीं को रिलेट करके मैं इन्हीं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो मिले हैं यहाँ पे, इन्हीं को रिलेट करके मैं निकालूंगा आपके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 3 अलग अलग टाइप्स के मैं निकाल के दिखाऊंगा, आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। और तीनों से रिलेट करके हम क्या करेंगे, अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, फिर हाफ लाइफ पढ़ेंगे, देन हम आएंगे उनके एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। तो आगे बढ़े, स्टार्ट करें, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, भाई अभी हमने पढ़ा प्रीवियस स्लाइड में कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के लिए मैं 2 इक्वेशंस की हेल्प लेने वाला हूँ। कौन कौन से, r इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1, ठीक है, और एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी क्या, r इज इक्वल टू यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस dA/dt, ठीक है, यही था, ठीक है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को मैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा है, पता नहीं क्यों बचपन से मेरी आदत है, मैं लाइन्स सीधी बना ही नहीं पाता हूँ, हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, फिर टेढ़ी हो गई, देख लो। हाँ चलो, ठीक है। तो ये करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए। अब कलर चेंज कर लें, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, आपकी ख्वाहिश है तो। ख्वाहिश है आपकी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, LHS सेम है तो RHS को इक्वल कर दो। तो यहाँ पे माइनस dA/dt इज इक्वल टू हमने लिख दिया KA, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। A को नीचे लेते आ रहे हैं, K मल्टीप्लाई A है तो A को नीचे लेते आ रहे हैं, dt को उधर लेते जा रहे हैं, माइनस को भी इधर कर देते हैं। तो dA/ यहाँ पे आ जाएगा dA/A इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस K इंटू dt आ जाएगा, ठीक है। अभी जो रिएक्शन आपने लिखी थी वो रिएक्शन में क्या हो रहा था, A से प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जब 0 टाइम था, ठीक है, तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी थी, A0 मान लीजिए, ठीक है। और जब T टाइम हुआ तो कंसंट्रेशन अब कितनी हो गई, फाइनल कंसंट्रेशन A हो गई, ठीक है। A बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये T टाइम पे है, कब, किस टाइम पे है, T टाइम पे, ठीक है, समझ में आ रही है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं और इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो नाउ इंटीग्रेट बोथ, ठीक है, दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन का साइन भाई क्या होता है, यही होता है। तो dA/A इज इक्वल टू माइनस, ये भी इंटीग्रेट होगा तो माइनस K, ठीक है, माइनस K आएगा यहाँ पे,
माइनस के इंटू डी टी। माइनस को बाहर इसलिए कर लिया क्योंकि माइनस बाहर जा सकता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो डी ए बाई, और लिमिट क्या लगानी है, ए नॉट से ए में चेंजिंग हो रही है, और कब से कब तक, 0 टाइम से टी टाइम तक। ठीक है, यही तो हो रहा है, ए नॉट से ए में चेंजिंग। अच्छा, यहाँ पे हमने बताया था कि इंटीग्रेशन, प्रीवियस वीडियो में ही हमने बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताए थे, और उसमें बताया था कि डी एक्स बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग, ठीक है, लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, लेकिन अगर लिमिट दी हुई है तो सी नहीं लगाते हैं, तो यहाँ लिमिट दी हुई है इसलिए हम सी को मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, फॉर्मूला तो याद रखना है भाई, फॉर्मूला तो ऐसे ही याद रखना है, लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बताना जरूरी है आपके लिए कि लॉग जब आता है ना, लॉग, ठीक है, तो लॉग में 2 तरह के लॉग होते हैं, एक लॉग बेस ई होता है, एक लॉग बेस 10 होता है। कितना होता है, लॉग बेस ई, लॉग बेस 10। ठीक है, आप जो लॉगरिथम टेबल आप यूज करते हो ना, जिससे आप वैल्यू निकालते हो, ठीक है, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू, ठीक है, ये सब वैल्यू हम निकालते हैं बेस 10 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, log बेस 10 के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, log बेस e के रेस्पेक्ट में नहीं निकालते। जो लॉगरिथम टेबल आपके बुक में दिया होता है वो भी log बेस 10 का दिया होता है, log बेस e का नहीं दिया होता। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आपको हमेशा, और ये जो dx बाई एक्स की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स आता है, ये log बेस e में आता है। ठीक है, और इसी को हम कभी कभी कहीं किसी बुक में ln लिखा होता है, log नहीं लिखा होता, ln लिखा होता है बेस e वाले को, और बेस 10 वाले को log लिखा होता है सिंपली। ठीक है, बेस नहीं लिखेगा। ठीक, तो इसको हम ln लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम सीधे सिंपली log लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर log लिख रहे हो दोनों के लिए तो बेस e आपको मेंशन करना पड़ेगा, बेस 10 मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आया। और हम जब भी ये वैल्यू लेंगे तो log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करके तब वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, log बेस 10 को 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं log e में। ठीक है, समझ में नहीं बात, बस 2.303 आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। ठीक है, यानी जो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद जो आएगा log, वो ln वाला होगा, log बेस e वाला होगा, उसको आपको बेस 10 वाले में कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी log, ध्यान से देखिएगा, log a, ठीक है, और यहाँ बेस e वाला, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, a नॉट टू a, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dt का t हो जाएगा 0 to t। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट आपका भाई लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log a बेस e माइनस log a नॉट, ठीक है, बेस e इज इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पे आ जाएगा t। ठीक है, इसको अगर माइनस लॉग बेस e a नॉट को इधर भेज दें तो यहाँ पे आ जाएगा log, ठीक है, a बेस e इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है, प्लस हो जाएगा ना, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो log a नॉट बेस e। ठीक है, और ये आपका आ जाता है पहला। ठीक है, पहला क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि, ठीक है, और भी आपको अभी मिलेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो ये आपका आज मिल जाएगा क्या, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, समझ में। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाता है, जिसमें ए नॉट क्या है, ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या है फाइनल कंसंट्रेशन, टी क्या है फाइनल टाइम जहां तक रिएक्शन पहुंच चुकी है। ठीक है, और अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा, पहले तो ये इक्वेशन मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, क्या मान लेता हूँ, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, लेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी आगे मिलेगा ना, इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे तो यहीं तक तो खत्म हुआ नहीं, बहुत सारी चीजें हैं आगे। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ, ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, और ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कुछ मैच कर रहा है क्या, मैच कर रहा है, देख लो ध्यान से।
ये तो चेंज होने वाला नहीं है, तो चेंज ए नॉट कहाँ चेंज होगा, और लॉग तो क्या है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है, तो मैथमेटिकल वैल्यू होते हुए चेंज थोड़ी कर पाएगा, वो तो केवल वैल्यू निकाल के दिखाएगा। लॉग ये चेंज होंगे, ठीक है, रिमेनिंग जो वैल्यू है वो तो चेंज होगी, किसके साथ चेंज होगी, टाइम के साथ। तो ये पूरा मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो भाई यहाँ पे ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा देख लेते हैं, किसके किसके बीच ग्राफ बनेगा भाई, तो ग्राफ बनेगा दो लोगों के बीच, एक तो टाइम वेरी कर रहा है और दूसरा लॉग ए बेस ई वेरी कर रहा है, ठीक है, और ये टाइम वेरी कर रहा है इधर की तरफ, ठीक, समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि टाइम, वेट अ मिनट, अगर हम देखें कि यहाँ पे टाइम को जीरो करते हैं तो लॉग बेस ई, लॉग ए बेस ई इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए नॉट बेस ई, यानी टी जीरो टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी है, लॉग ए नॉट बेस ई इसके बराबर है ना, ठीक है, यानी कहीं इस पॉइंट पे। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो यानी जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन से बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिलेगा हमें ग्राफ में। और यहाँ पे स्लोप जो है, अगर m की वैल्यू देखें तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, -k आ रही है कि नहीं, कितनी आ रही है भाई, माइनस के आ रही है, मतलब निगेटिव स्लोप। और निगेटिव स्लोप हमेशा कैसे बनता है, ऐसे बनता है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको निगेटिव स्लोप मिलेगा -k का, ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा इस थर्ड इक्वेशन, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का थर्ड इक्वेशन जो हमें मिला है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसका ग्राफ हो जाएगा ये, जिसमें हमने किसके बीच बनाया ग्राफ, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, ठीक है, ये इनके बीच ग्राफ बनाया है, तब एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, वो भी विथ निगेटिव स्लोप। समझ में क्लियर हुआ, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, किसी को प्रॉब्लम, कोई विपत्ति आपत्ति, ठीक है, नहीं है, चले आगे बढ़े, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। इसके बाद एक और इक्वेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, एक नहीं दो इक्वेशन अभी मिलेंगे आपको, ठीक है। फ्रॉम, मैं लिख लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से ही, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या था, लॉग ए ई नॉट, लॉग ए बेस ई इज इक्वल टू -kt, ठीक, प्लस लॉग ए नॉट बेस ई, ठीक है। इसको इधर भेज देते फिर से वही काम, तो लॉग ए बेस ई माइनस लॉग ए नॉट बेस ई इज इक्वल टू -kt, ठीक है। माइनस को इधर भेज दें, तो माइनस को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ए नॉट बेस ई माइनस लॉग ए बेस ई इज इक्वल टू kt आ जाएगा। अच्छा, लॉग का भी एक फॉर्मूला होता है, लॉग के कई सारे फॉर्मूले हैं वैसे, लेकिन जो यहाँ यूज है उसको मैं बता रहा हूँ। लॉग m माइनस लॉग n की जो n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग m बाई n, ठीक है। ऐसे ही लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला होता है लॉग, ठीक है, इज इक्वल टू होता है लॉग m मल्टीप्लाई n, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। अभी आगे इस चैप्टर में लॉगरिथम बहुत यूज होने वाला है। लॉगरिथम क्या है, मैथमेटिकल क्वांटिटी है सिंपली, ठीक है। तो लॉग ए एम, ठीक है, m माइनस लॉग n आ गया, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो सीधे लिख सकते हैं लॉग, ठीक है, बेस ई ए नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा kt, ठीक है। अब बेस ई को चेंज करना है अगर बेस 10 में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई लॉग बेस 10 लॉग ए नॉट अपॉन ए बेस 10 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाती है kt, समझ में, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू kt। और यहाँ से आपका ये नया इक्वेशन मिलता है, नया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिलता है, ठीक है, जो कि क्या मिलेगा, ठीक है, देखिए ध्यान से, वेट अ मिनट, हाँ, क्या मिलेगा, इज इक्वल टू kt। और यहाँ से आप निकाल सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट कि t इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं,
2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए बेस कितना 10। ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, या फिर के को ना इधर लाओ, टी को नीचे लेते आओ, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303, ठीक है, अपॉन टाइम यानी टी मल्टीप्लाई लॉग ए नॉट अपॉन, ठीक है, ए बेस कितना 10। बेस 10 क्यों रखा है? क्योंकि बेस 10 में ही वैल्यूज निकलती हैं, समझ में? ठीक है, तो ये इक्वेशन भी, ये इक्वेशन को हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, और ये इक्वेशन भी रिप्रेजेंट किया जाता है एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समझ में आया? ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ये भी रिप्रेजेंटेशन है, वो भी रिप्रेजेंटेशन था, ये वो बेस ई में था, ये बेस 10 में है। ठीक है, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन, दोनों तरीके से भाई क्वेश्चन आ गया और ये इक्वेशन लिख दिया कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हैं। अब वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, उस तरह से भी लिख सकते हैं, एक और बताने वाला हूँ, उस तरह से भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई आ गया, आपने एक पढ़ के रखा है तो क्या करोगे? फंस जाओगे ना। ठीक है, तो इसलिए आपको तीनों ये पता रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है नेक्स्ट, वो भी फ्रॉम ठीक है थर्ड से ही स्टार्ट मिलेगा। ठीक है, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या थी? लॉग, ठीक है, ए बेस ई माइनस, इसको ऐसे कर लेते हैं, लॉग ए नॉट को इधर लेते हैं। ठीक है, ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, यही था ना। ठीक है, इसको हम वही लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला लगा दें, तो लॉग बेस ई ए अपॉन कितना आ जाएगा? ए नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, इस बार ये चेंज नहीं किया, माइनस को इधर नहीं किया। अब लॉग का एक और फॉर्मूला होता है, लॉग बेस ई का या बेस 10 का ही फॉर्मूला समझ लीजिए। लॉग का जो भी मान लीजिए ऐसे लिखा है, बेस ई ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, ऐसे लिखा है, तो इसको ये लॉग का जैसे होता है ना कि माइनस, अगर एक साइड में माइनस है तो वो इक्वल के दूसरे साइड जाते ही प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे लॉग जब एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो वो कन्वर्ट क्या होगा? जो भी उसका बेस होगा, ठीक है, वो इक्वल के दूसरे साइड जो भी वैल्यू होगी वो बेस के पावर में आ जाती है। ठीक है, बेस के क्या आ जाती है? पावर में। तो यहाँ ए इज इक्वल टू बन जाएगा, ये फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है ये जो मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है। लॉग, मान लीजिए लॉग ए बेस ई इज इक्वल टू एन था, तो अब लॉग को अगर इधर भेज दें तो ए इज इक्वल टू हो जाता है ई टू द पावर एन। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेस ई था, इसलिए यहाँ पे ए नॉट ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, और दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, और ये इक्वेशन भी किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें देखो, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी है, ई टू द पावर माइनस के टी है ना, मतलब कुछ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, किसमें से? इनिशियल कंसंट्रेशन में से। कब डिक्रीज होगा? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर टाइम की वहाँ पे वैल्यू 0 कर दें, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन टाइम की वैल्यू अगर 0 कर दें तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज क्या बचेगा? ए इज इक्वल टू ए नॉट बचेगा। यही तो मिलेगा कि नहीं? यानी अप्लाई हो रहा है कि नहीं इस रिएक्शन, इस इक्वेशन पे? ये इक्वेशन इस रिएक्शन पे अप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर यहीं पे टी को हम क्या कर दें? इनफाइनाइट कर दें। इनफाइनाइट करेंगे कि तो क्या होगा? देख लीजिए, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए नॉट ई टू द पावर माइनस के इंटू इनफाइनाइट आ जाएगा, और के इंटू इनफाइनाइट मतलब पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा किसी भी, भाई इनफाइनाइट में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनफाइनाइट ही आएगा, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं इसको? ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए नॉट अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा, ए नॉट अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट, तो किसी के पावर अगर इनफाइनाइट है तो वो वैल्यू भी तो इनफाइनाइट होगी, तो ए नॉट अपॉन कितना आ जाएगा? ए नॉट अपॉन आ जाएगा, यहाँ पे ए नॉट है। ठीक है, ए नॉट अपॉन आ जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट किसको कहते हैं?
किसको कहते हैं भाई, इनफाइनाइट कहते हैं ए नॉट अपॉन 1/0 को ही तो कहते हैं, हाँ कहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो 1/0 आया, 0 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यानी जब टाइम इनफाइनाइट हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी हो गई, रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0 हो गई, मतलब रिएक्शन खत्म हो जाएगी। भाई रिएक्टेंट ही नहीं बचा तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ देखिए कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा भाई, देखो ध्यान से देखना, टाइम और किसके रेस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन ऑफ ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिए, मैं इंक थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कलर, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जब टी टाइम 0 हुआ था तो ये ए नॉट था, यानी मान लीजिए यहाँ पे ए नॉट यहाँ रहा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करते 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 कहाँ पे 0 होगी, जब इनफाइनाइट पे जाएगा तब 0 होगी। तो ये सबसे बेस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, जिसमें हम क्या बनाए, किसके किसके बीच ग्राफ बनाए, किसके किसके बीच बनाए भाई, हम बनाए हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच। अच्छा, पिछला वाला ग्राफ कैसा था, उसमें तो स्ट्रेट लाइन मिला था, तो वहां लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच बना था, यहां ओनली कंसंट्रेशन और टाइम के बीच बना, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है, समझ में आया। तो ये 3 इक्वेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 5वीं इक्वेशन है, 5th इक्वेशन है किसकी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, जिसमें से 3 इक्वेशंस आपके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। समझ में आया, क्लियर हुई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़े। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि रेट के साथ क्या होगा, हाँ, रेट के साथ, रेट यानी रेट ऑफ रिएक्शन टाइम इसके साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ कैसे चेंज होगा। तो अभी आपने देखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रेट लॉस है, वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो साइन, ये लाइन जो होगी वो स्ट्रेट जाएगी कि नहीं जाएगी ना, यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा वैसे वैसे रेट पे चेंज होगी। समझ में, हाँ क्लियर। ये भी लगा सकते हैं, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू। 2 ग्राफ आपको मिल चुके हैं, इन दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, वो पूरा इक्वेशन पे ही अप्लाइड है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था हाफ लाइफ, भाई हाफ लाइफ तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है ही, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का जब रिएक्टेंट 50% क्या कर चुका हो, रिएक्शन कंप्लीट कर चुका हो, 50% रिएक्टेंट खत्म हो चुका हो, तो उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी 1/2 इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, ये 50% हो जाएगी, यानी 50% वो कंप्लीशन पे है। समझ में क्लियर हुई। तो वही रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या थी हमारी, रिएक्शन थी कि ए था और ए से प्रोडक्ट बन रहा था। क्या बन रहा था भाई, प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि 0 टाइम था तो कंसंट्रेशन कितनी थी, ए नॉट। टी टाइम हुआ तो कंसंट्रेशन कितनी हुई, ए, ठीक है। और टी हाफ जब हुआ तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ए नॉट बाई 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि टी हाफ क्या होता है, जब कंसंट्रेशन 50% कंप्लीट, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हो, 50% केवल बचाओ, तो वही तो होगा, ठीक है। तो ये बीच वाला हटा देते हैं, केवल इन्हीं दोनों को देखते हैं, ठीक है। यानी टी हाफ पे हमारी कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, इतनी, ठीक है। अब देख लिया। अब मैं यहीं पे लगा रहा हूँ एक फॉर्मूला, 4th इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है, और उसी से निकाल लेते हैं। 4th इक्वेशन क्या कहता है, 4th इक्वेशन अभी इसी वीडियो में जो हमने 4th इक्वेशन स्लाइड में बताया क्या था, टाइम इज इक्वल टू, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही था, टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ठीक है, लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, यही तो था, ठीक है।
इसी को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो फोर्थ इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, फोर्थ इक्वेशन से मिलेगा कि सीधे अप्लाई कर देता हूँ, तो टी हाफ इज इक्वल टू आएगा, टी हाफ इज इक्वल टी की जगह टी हाफ कर दिया, तो अब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, A0/2 हो जाएगी। तो log बेस 10 A0 कितना आ जाएगा, A0/2 आ जाएगा ना भाई। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई 50%, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टी हाफ, ध्यान से देखिएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, A0 से A0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया log 2 बेस 10, ठीक है। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो 2.303, ठीक है, अपॉन के यहाँ पे है ही, मल्टीप्लाई log बेस 10, log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी यानी टी हाफ आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट टी हाफ आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा भाई, मिलेगा 0.059 भी आता है, इसको डायरेक्टली 6 भी लिखते हैं अपॉन के, और ये आपका हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हाफ लाइफ। अच्छा कुछ दिख रहा है आपको, जब हमने हाफ लाइफ निकाला था किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो वो कितना आया था, A0 अपॉन 2 के आया था, याद है, नहीं याद है तो देखो इतना आया था। यहाँ पे हाफ लाइफ में A0 था, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं दिख रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में A0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाफ लाइफ में A0 नहीं दिख रहा है। मतलब हमने बताया था, जब ये बताया था, ये इक्वेशन बताई थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो हमने बताया था यानी कि जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड करेगा कि आपने इनिशियली कंसंट्रेशन कितना लिया है रिएक्टेंट का, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है। मतलब आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या दी है वो मैटर नहीं करता है, आपने सेम रिएक्टेंट सेम रिएक्शन करा रहे हैं, आप 1 किलो लिए हैं तब भी वो उतने ही मिनट में क्या होगा, हाफ लाइफ पे पहुंचेगा। आपने 5 किलो लिया है तब भी वो सेम रिएक्शन है अगर, तो क्योंकि सेम रिएक्शन होगा तो के यानी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट सही वही सेम होगा, और जब सेम होगा तो हमेशा जो रिएक्शन होगी, आपने 1 किलो लिया है चाहे 5 किलो लिया है, डजेंट मैटर, हमेशा रिएक्शन 50% कंप्लीशन सेम टाइम पे होगा। समझ में क्लियर हुई? तो ये थी, दिस इज ऑल अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। भाई एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे देता है, ठीक है, और पूछ लेगा डायरेक्टली कि ये एग्जाम्पल है, ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके होते हैं ना, देखते हो ना, डीके होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खुद डीके करते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं, तो जो डीके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। समझ में? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के रिएक्शंस होती हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर का इन्वर्जन, केन शुगर क्या होती है? C12H22O11, ठीक है, O11, इसी को जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है, फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो ये जो इन्वर्जन, अच्छा इसका नाम इन्वर्जन क्यों है? इन्वर्जन क्यों बोला जा रहा है? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो ये पढ़ेंगे हम बायोमोलिक्यूल्स में। क्यों इसको बायोमोलिक्यूल्स में हम इसको मैं बताऊंगा, लास्ट चैप्टर है इस 12th केमिस्ट्री का, बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ पे आपको फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इन सभी के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, ये भी पढ़ना है, सैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जानिए कि जो ये रिएक्शन होती है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। उसके साथ साथ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसकी डिकम्पोजिशन जो होती है ये भी किसको, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से, ठीक है, ये भी शो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, ठीक है। एस्टर हाइड्रोलिसिस, डी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, डी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये डी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी जो है ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करता है, ठीक है। होता है ना कि एस्टर ले लीजिए और एस्टर को की हाइड्रोलिसिस करा दीजिए वाटर, तो ये बनाते हैं क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक
एसिड्स बनाते हैं और उसके साथ साथ और क्या बनता है भाई, एल्कोहल बनता है, प्लस एल्कोहल। ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा है ना, 10th क्लास में ही पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी का डी एस्टरिफिकेशन यानी उल्टा रिएक्शन किया जा रहा है। ठीक है, अब वाटर ऐड कर दे रहे हैं और वाटर ऐड करके हम, ठीक है, मिल क्या रहा है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। उसके साथ साथ हम आगे की चीज़ें, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे निकाल सकते हो, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उनसे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। न्यूमेरिकल ज़्यादातर इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं दोनों से, और इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी काइनेटिक्स, ठीक है, इसके जो इंटीग्रेटेड इक्वेशंस हैं उनको आपको याद करना है, उनको आपको समझना है, और उसी पे बेस्ड आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी बने रहिए। ठीक है, रेगुलरिटी मेरी अब मेंटेन रहेगी, आप उसके लिए चिंता मत करिएगा। ठीक है, बस पढ़ाई करते रहिए और जितने भी नोट्स हैं वो खुद से बनाइए। ठीक है, जो भी पढ़ा रहा हूँ उनको लिखते जाइए। ठीक है, तैयारी अपनी बेस्ट करते जाइए, वो ज़रूरी है। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।